गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपनी इस रीजनिंग बुक का सॉल्यूशन कराता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो ये हमारी आज की जो क्लास है, इस क्लास में मैं 22 चैप्टर की स्टार्टिंग करूंगा और यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज लेकर के आया हूं आज की क्लास में, है ना। और वो भी चेंज आप लोगों की वजह से, आप लोगों की डिमांड पे ही। उससे पहले एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंच रही है क्या। उसके बाद हम लोग इस बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करेंगे और चेंज क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट इससे पहले आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि हाँ जी सर, आवाज ओके है, वीडियो ओके है, ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे में आप तक पहुंच रही है। चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, राम राम, जय हिंद जय हिंद। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दो सारे के सारे मेरे भाई, और सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, जिससे ये क्लास देखने में बढ़िया लगे, है ना। तो चलो ठीक है, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है। हाँ, मैं आपको बताता हूं ना कि जैसे कि ऑफलाइन क्लास जब ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है यहां पर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं जब भी टाइम लगता है तो मैं आपके सामने आने की, है ना। तो चलिए जल्दी से आइए, और आज हम लोग बहुत प्रॉपर में पढ़ाई करने वाले होंगे। पता है कैसे? आपने मुझसे एक बात कही थी, बहुत सारे कमेंट जब मैंने पिछले कई क्लासेस को देखा, क्लासिफिकेशन को, एनालॉजी को, है ना, और भी कोडिंग डिकोडिंग को, पेयर फॉर्मेशन को, ये सारे जो चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, जब मैंने इस चैप्टर्स के कमेंट बॉक्स को देखा तो आप में से कई सारे स्टूडेंट की एक ये डिमांड थी कि सर आप जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हो, जो मतलब सॉल्यूशन करा रहे हो क्वेश्चंस का, उससे थोड़ा सा पहले ना उस चैप्टर का ओवरव्यू दे दो, मतलब कि कॉन्सेप्ट बताते चलो, जिससे हम कॉन्सेप्ट सीख ले और फिर डायरेक्ट सर की जो बुक है उस बुक के क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर पाए आपके साथ। तो मैंने वही सोच करके 22 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड ऐड करे हैं इसमें, जहां पर मैं जल्दी से गो थ्रू करा दूंगा आपको कि सिलेबस में क्या था, किस तरीके से था 22 के अंदर। तो चलिए एक बार फटाफट से अब कमेंट बॉक्स को रोक दीजिए और ध्यान से आप अपनी इस क्लास की तरफ देखिए और अपनी नजरें गड़ाए रखिए बेटा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है 22। सबसे पहले दो बेसिक सी बातें कि सर क्वेश्चंस कितने टाइप के आपको इस बुक में मिलेंगे, या इस टाइप के मतलब इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू वन डाइस। क्वेश्चंस जो आएगा वो एक पासे पर रिलेट करेगा, एक पासे से संबंधित क्वेश्चन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां पर ये सिंगल डाइस है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये डाइस कौन सी है, इसका ऑपोजिट क्या होगा। उसके बाद पूछा जाता है रिलेटेड टू टू डाइस, दो पासे से संबंधित प्रश्न। इस तरीके से अलग अलग एक ही डाइस की दो सरफेस नजर आएंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी दो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप देखोगे इन दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर एक नंबर कॉमन है, और वो कौन सा है, तो 3 है। तो आपने कहा इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है, तो अभी एक नंबर। तो याद रखना, जब भी दो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो हमें अलग अलग 3 बातों को समझना पड़ेगा। वो 3 बातें कौन कौन सी होंगी? जैसे कि अभी इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, तो उसको हम बोलेंगे 1 कॉमन। हो सकता है इन दोनों डाइस में 2 नंबर कॉमन हो जाए। देखो जैसे यहां पर इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग 1 कॉमन का। फिर हम यहां देखेंगे सर इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है, तो आप कहोगे 2 3 2 नंबर कॉमन है, तो कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, 2 कॉमन का। एंड थर्ड वाले टाइप को हम लोग पढ़ेंगे नो कॉमन का कॉन्सेप्ट, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो। तो जब भी दो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। इसके बाद हमें समझना होगा मोर देन 2 पोजीशंस, जब 2 से ज्यादा डाइस आ जाएं, चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइप में आता है ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा का मतलब यह है कि डाइस पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप सभी को पता है कि डाइस में टोटल सरफेस कितनी होती है, तो 6। तो ऊपर के टाइप में एट अ टाइम सिर्फ 3 सरफेस नजर आती हैं, लेकिन इस टाइप में हमें एट अ टाइम 6 सरफेस नजर आने लगेंगी। और लास्ट टाइप क्या है हमारे सामने, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो डाइस को अगर हम देखें तो डाइस अपने आप में 2 तरीके में डिवाइड है। फर्स्ट होती है जिसको हम लोग जनरल डाइस, साधारण या सामान्य पासा बोलते हैं, और दूसरा डाइस जिसको हम लोग स्टैंडर्ड या तो मानक पासा बोलते हैं।
फर्क क्या होता है, तो जनरल डाइस में इसके हर एडजेसेंट सरफेस का जो सम होता है, जनरल डाइस में इसके हर एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी सरफेस का जो सम होता है वो हमेशा और हमेशा 7 होता है, का सम हमेशा और हमेशा 7 होता है। मतलब कोई भी ऐसा डाइस जिसमें किसी भी दो नंबर को प्लस करने पर वैल्यू 7 आ जाए तो डाइस हमारी जनरल डाइस कहलाती है। जैसे मैं पूछता हूं 4 का एडजेसेंट कौन है, आप कहोगे 2, पड़ोसी कौन है 2, 2 का पड़ोसी कौन है तो आप कहोगे 5, 5 का पड़ोसी कौन है तो आप कहोगे 4। आप मुझे बताओ क्या इस डाइस में किसी भी दो नंबर को जोड़ने पर सम 7 आ रहा है? क्या इस डाइस में किसी भी दो नंबर को जोड़ने पर सम 7 आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर, 5 और 2 का सम क्या हो रहा है 7। तो मैंने यही कहा कि कोई भी ऐसा डाइस जिसमें दो नंबर को प्लस करने पर, जिनको दो नंबर को प्लस करने पर वैल्यू क्या आ रही हो, सम क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो, वो डाइस हमारी कौन सी डाइस हो जाती है, जनरल डाइस हो जाती है। और जिसमें किसी भी दो को जोड़ने पर सम 7 ना आ रहा हो वो डाइस कौन सी हो जाएगी, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा हो जाएगी। आप बताओ इसमें किसी भी दो का सम 7 आ रहा है क्या? तो हाँ सर, 4 और 3 को अगर हम देखते हैं तो 4 और 3 7 हो जाता है। तो अगर सम 7 हो गया तो डाइस स्टैंडर्ड जनरल डाइस हो जाती है। तो क्लियर है डाइस की पहचान। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड डाइस में इसके ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में इसके हर ऑपोजिट सरफेस का जो सम होता है, हर ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। ऑपोजिट सरफेस का सम 7। पहले तो देखो किसी भी दो नंबर का सम 7 है नहीं है, तो सर यहीं से पता चल गया कि स्टैंडर्ड डाइस है। किसी भी दो नंबर को जोड़ने पे 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो समझ में आ गया ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है कि ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 का ऑपोजिट पूछूं तो 1 में क्या प्लस करोगे जो 7 आएगा, तो आप कहोगे 6। अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं तो 3 में क्या प्लस करेंगे जो 7 आएगा, तो आप कहोगे 4। अगर मैं 5 का ऑपोजिट पूछूं तो 5 में क्या प्लस करेंगे जो 7 आएगा, तो आप कहोगे 2। इस तरीके से स्टैंडर्ड में ऑपोजिट सरफेस का सम 7 मानते हैं। ऐसे ही 1 का ऑपोजिट, तो 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। बताइए इनमें से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस जनरल है? तो मैंने क्या कहा, दो नंबर का सम यदि 7 है तो डाइस जनरल होगा, और अगर सम 7 नहीं है तो डाइस हमारा स्टैंडर्ड होगा। तो देखिए किसी भी दो नंबर का सम 7 है क्या? नहीं है सर। अगर सम 7 नहीं है तो ये मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। किसी भी दो नंबर का सम 7 है क्या? नहीं है सर, तो ये स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा कहलाएगा। यहां बताइए किसी भी दो का सम 7 है क्या? बिल्कुल सर, 5 और 2 का सम क्या हो जाता है 7, और अगर सम 7 है तो ये डाइस कौन सा हो जाएगा हमारा, जनरल डाइस। यहां भी देखो 6 + 1 कितना होता है 7, और अगर ये सम 7 है तो ये डाइस कौन सा हो जाएगा हमारा, जनरल डाइस हो जाएगा। ठीक, अब इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या बोलता है बेटा, अभी समझाया कि स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। तो अगर मैं आपसे 4 का ऑपोजिट पूछूं तो आप मुझसे क्या कहोगे 3। अगर मैं 2 का ऑपोजिट पूछूं तो आप मुझसे क्या कहोगे 5, क्योंकि सर इनका सम 7 होना चाहिए स्टैंडर्ड में, है ना। 1 का ऑपोजिट पूछूं तो 1 का ऑपोजिट आप क्या कहोगे, तो 1 का ऑपोजिट 6 बोलोगे। सिमिलरली यहां पर भी 6 का ऑपोजिट क्या होगा 1, 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4, एंड 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2। ये बात हो गई। अब सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट फिक्स होता है ना सर, क्योंकि इसका ऑपोजिट हमेशा 7 होता है। लेकिन अगर मैं जनरल डाइस वाले में पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो क्या 2 का ऑपोजिट आप 5 बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान से सुनना, जनरल डाइस का परफेक्टली ऑपोजिट नहीं होता, फिर भी हम जनरल डाइस का ऑपोजिट निकालते हैं। कैसे? तो जनरल डाइस में जो नंबर दिखता है उसका ऑपोजिट होता है जितने नंबर डाइस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो नंबर नहीं दिखता है उसका ऑपोजिट होता है जितने नंबर डाइस में दिखाई दे रहे हैं। फिर से सुनाओ कि सर जनरल डाइस में जो नंबर विजिबल है उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर नहीं दिख रहे हैं, और जो नंबर नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट होगा
जितने नंबर डाइस में दिख रहे हैं। तो मैंने आपसे 2 का ऑपोजिट पूछा, तो क्या 2 दिख रहा है? बिल्कुल सर। तो जो दिखता है उसका ऑपोजिट जितने नहीं दिखते हैं। और बताओ क्या क्या नहीं दिख रहा है इस डाइस में? तो सर 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो 2 का ऑपोजिट 1, 3, 6 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 5 का ऑपोजिट पूछता हूं तो क्या 5 आपको दिख रहा है? हाँ सर। तो दिखने वाले का ऑपोजिट क्या होगा? जितने नहीं दिखेंगे। और बताओ क्या क्या नहीं दिख रहा है सर? क्या क्या नहीं दिख रहा है इसमें? 5 का ऑपोजिट तो सिमिलर 1, 3 और 6। अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं तो क्या 3 नजर आ रहा है? नहीं। और जो नहीं दिखेगा उसका ऑपोजिट जितने नंबर विजिबल होंगे, जितने नंबर दिखेंगे बोले तो 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। क्लियर है? ऐसे अगर मैं यहां पर 2 का ऑपोजिट पूछ दूं तो बताओ 2 दिख रहा है क्या आपको? 2 दिख रहा है क्या डाइस में? नहीं। और जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिख रहा है बोले तो 1, 3 और 6। अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं तो 3 आपको नजर आ रहा है क्या? हाँ सर 3 दिख रहा है। और जो दिखेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा? जितने नहीं दिखेंगे बोले तो 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। तो जनरल डाइस का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सिंगल डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसकी पहचान करनी होगी और आपको उसका ऑपोजिट बताना होगा। और ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। जब 2 डाइस से रिलेटेड बात आए तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट आएगा? 1 कॉमन का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आएगा? 1 कॉमन का। तो बताइए इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है जी? तो इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है सर। वो कौन सा नंबर है कॉमन? 5। तो ऐसे लिखना होता है दोनों नंबरों को, 5 और 5 इस तरीके से लिख दिया। अब आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप 3 से कहां की तरफ जाओगे? 4 की तरफ जाओगे। और यहां से जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 2 से कहां की तरफ जाओगे? आप 6 की तरफ जाओगे। बताओ कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको? 1 नहीं दिख रहा है तो यहां 1 लिख दो। तो 3 के सामने 2 है तो 3 का ऑपोजिट 2 हो गया, 4 का ऑपोजिट 6 हो गया और 1 का ऑपोजिट जी 5 हो गया। ठीक, ये एक तरीका है ना। मैं आपसे कहता हूं कि जब भी 2 डाइस में एक नंबर कॉमन हो जाए तो कभी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके कमेंट्स को नहीं देख रहा हूं बेटा, क्योंकि आपने ही ये डिमांड रखी थी, है ना, कि सर पहले चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना जिससे हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो आप बार बार लिखे जा रहे हो तो मैं इसको इग्नोर करूंगा आज की क्लास में, है ना। चलिए, तो मैं बोलता हूं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, विदाउट पेन, पेन उठाना ही नहीं है, कि जो नंबर कॉमन होगा उसका ऑपोजिट होगा हमेशा और हमेशा जो नंबर डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है। कॉमन का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा? जो नंबर डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताइए यहां पे कॉमन क्या है सर? तो कॉमन के नाम पे हो गया 5। 5 का ऑपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बताओ दोनों डाइस में 1 से 6 तक का कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? तो आप कहोगे सर 6 नहीं दिख रहा है, इसलिए 5 का ऑपोजिट यहां क्या हो गया? सॉरी, 1 नहीं दिख रहा है तो इसलिए 5 का ऑपोजिट क्या हो गया? यहां पे 1 हो गया। अगर मैं 6 का ऑपोजिट पूछता हूं तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि ये जो 6 है, 6 ये कॉमन के क्लॉकवाइज में कितने स्टेप के बाद आ रहा है? कॉमन के क्लॉकवाइज में कितने स्टेप के बाद आ रहा है? तो आप यहां से चलोगे आगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, है ना, दूसरे स्टेप पे आ रहा है। तो कॉमन से इस डाइस में अगर 6 2 स्टेप के बाद आया तो जितना मूवमेंट आपने एक डाइस में किया है ना कॉमन से, उतना ही मूवमेंट कॉमन से अगली डाइस में करना है। जैसे आप यहां से 2 स्टेप मूव कर रहे हो, इस तरीके से 2 स्टेप मूव कर रहे हो, तो यहां से भी 2 स्टेप मूव करो तो आप कहां पहुंच जाओगे? 1, 2, 4 पे। तो 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं तो आप कॉमन से कितने स्टेप के बाद हो? 3 पे। देखो, एक स्टेप के बाद, इधर एक स्टेप के बाद क्या आ जाओगे आप? तो 2 पे आ जाओगे, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी हो सकता है आपको ये बात मेरी नहीं आई हो, क्योंकि आपको आदत हो गई होगी ये लिख वाले कॉन्सेप्ट को करने की, और मैं चाहता हूं कि आप मत लिखो अब, है ना, मत लिखो। आप डायरेक्टली अपनी नजरों से क्वेश्चन का आंसर दो, तुरंत देखो और आंसर पे पहुंच जाओ। चलो बताओ फटाफट से। यहां पर मैंने लिखा 3, 2, 4, यहां लिख दिया 1, 4, 6, यहां लिखा 2, 3, 5, ये हो गया 5, 4 और 6। आप मुझे बताइए इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है? तो आपने कहा सर 4। मैंने पहला रूल बताया, कॉमन का ऑपोजिट जो नंबर डाइस में दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बताइए 4 का ऑपोजिट जो नहीं दिख रहा होगा,
और क्या नहीं दिख रहा है सर? तो 5, तो 4 का ऑपोजिट हो गया जी 5। अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं तो मैं आपसे बोलूंगा कि 3 जो है वो कॉमन के क्लॉकवाइज में कितने स्टेप के बाद आ रहा है? कॉमन के क्लॉकवाइज में कितने स्टेप के बाद आ रहा है? तो आप कहोगे 2 स्टेप के बाद। यहां से देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो कॉमन से ही दूसरे डाइस में 2 स्टेप मूव करना है ना। यहां से 2 स्टेप, 1 2, तो यहां से 2 स्टेप, चलो 1 2, कहां आ जाओगे? 1 पे, तो 3 का ऑपोजिट 1 हो गया। अगर मैं 6 के ऑपोजिट की बात करता हूं तो कॉमन के कितने स्टेप के बाद है 6? आप कहोगे 1 स्टेप के बाद, तो इधर 1 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? 2, तो 6 का ऑपोजिट 2 हो गया। यहां देखो कॉमन क्या है जी? तो कॉमन है सर 5। 5 का ऑपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 से 6 तक का क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं 6 का ऑपोजिट पूछता हूं तो बताओ कॉमन के क्लॉकवाइज में कितने स्टेप के बाद है सर? 1 स्टेप 2 स्टेप, तो इधर भी कॉमन के 2 स्टेप चलोगे तो कहां पहुंचोगे? 2 पे, तो 6 का ऑपोजिट 2 हो गया। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो कॉमन के कितने स्टेप के बाद है? 1, तो इधर 1 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? 4, तो सर 3 का ऑपोजिट 4। तो मुझे उम्मीद है कि जब 2 डाइस में एक नंबर कॉमन होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो, है ना, इजीली दे सकते हो। जैसे यहां देखो, बताओ कॉमन क्या है सर? तो यहां पे कॉमन के नाम पे ई है, तो ई है तो ए बी सी डी ई एफ 6 लेटर लेने होंगे, तो ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफ, क्योंकि एफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं सी के ऑपोजिट की बात करूं तो बताओ कॉमन के कितने स्टेप के बाद है सी? तो आप कहोगे 2 स्टेप, 2 स्टेप के बाद। इधर 2 स्टेप के बाद क्या है? ए है, तो ए लिख दो। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी की, तो बताओ कॉमन के कितने स्टेप के बाद है बी? तो आप कहोगे सर 1 स्टेप के बाद। ये देखो, तो इधर 1 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहां पर कॉमन क्या है जी? यहां पे कॉमन क्या है जी? 4, तो बताओ 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 4 कॉमन है ना, और कॉमन का ऑपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिख रहा है, तो 4 का ऑपोजिट क्या हो गया? 2। अगर मैं 6 का ऑपोजिट पूछूं, 6 का ऑपोजिट, तो कॉमन के कितने स्टेप के बाद है 6? 2 स्टेप के बाद। देखो कितने स्टेप के बाद है? 2 स्टेप के बाद, तो इधर 2 स्टेप के बाद क्या मिलेगा? 5। 1 के ऑपोजिट की बात की जाए तो 1 स्टेप के बाद 1, 1 स्टेप के बाद 3। तो ये मेथड जो है ना मेरा, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट कॉमन को हिट करना है और वहीं से मूवमेंट कर देना है ना। तो नजरों से आंसर देना है, क्योंकि पेन पेपर का यूज अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेइज्जती है बेटा, है ना। चलिए, तो अब ये जो बातें मैंने आपको समझा दी, ये जो बातें मैंने बता दी, इस पर बेस्ड जो हमारे बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आज की क्लास का अपनी रीजनिंग बुक विद पीयूष वासने सर वाली बुक का। तो चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। 2 डाइस है, क्या चेक करना होगा कि इन दोनों में एक नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो बताइए अभी के लिए इसमें क्या कॉमन है सर? तो अभी के लिए यहां पर एक नंबर कॉमन है, और वो कॉमन कौन सा है? तो 3। चलो हम लोग सारे नंबर का ऑपोजिट निकालते हैं अभी, सारे का। तो बताओ, अभी मैंने कहा कि कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 से 6 तक क्या नहीं दिख रहा है? 6। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं 3 का ऑपोजिट, तो बताओ अभी आप दूसरे, अब तक आप क्या कर रहे होगे? लिखोगे, पेन का यूज करोगे, कॉपी का यूज करोगे। अब सेकंड्स लग रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि ये मेथड जो है ये बिल्कुल यूनिक मेथड है, और ये पूरे यूट्यूब पे पहली बार मैं ही पढ़ाने लग रहा हूं आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं ए से 2 का ऑपोजिट पूछूं, 2 का ऑपोजिट, तो बताओ कॉमन के कितने स्टेप के बाद है सर? 2, 1 स्टेप के बाद। कॉमन के कितने स्टेप के बाद है? 1, 2 स्टेप के बाद। तो इधर क्लॉकवाइज में 2 स्टेप चलो तो कहां पहुंचोगे? 5 पे, तो 2 का ऑपोजिट 5 हो गया। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो कॉमन के कितने स्टेप के बाद है? 1, तो इधर 1 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? 1, तो 4 का ऑपोजिट 1, 2 का 5। आगे चलते हैं, जल्दी बताओ। 4 के ऑपोजिट में बताना है, 4 के ऑपोजिट में बताना है। देखो कितने नंबर कॉमन है सर? 1 नंबर कॉमन है। कितने नंबर कॉमन है यहाँ पे? 1 नंबर कॉमन। कौन सा नंबर कॉमन है सर? तो 2। कौन सा नंबर कॉमन है? 2 कॉमन है। 4 का ऑपोजिट कितने स्टेप के बाद? 1, तो इधर 1 स्टेप के बाद 3। आंसर हो गया बेटा, खत्म। अब तो करो कमेंट्स कम से कम, अब आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो यार, और बताया करो कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट एकदम मजा आ गया, है ना, दिल को छू गया है। चलो आगे चलते हैं। अब ये आगे हमारे सामने कि इन दोनों डाइस की हेल्प से इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। इन दोनों डाइस की हेल्प से इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। मतलब सही डाइस की पहचान करनी है
कि सही डाइस यहां पर कौन सा होगा। ठीक है, सही डाइस की पहचान करनी है तो सुनो मेरी बात, सही डाइस की पहचान मैं यहां सिखा देता हूं और फिर उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप बताओ मुझे, दो डाइस हैं, पहले बताओ कितने नंबर कॉमन है इन दोनों में। तो सर इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है और कॉमन के नाम पे क्या है वो, तो 2 कॉमन है। कॉमन के नाम पे क्या है, 2। ऑपोजिट निकालते हैं, तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है मतलब 2 का ऑपोजिट 3। 5 का ऑपोजिट बताओ क्या होगा, सभी नंबर का ऑपोजिट निकाल लेते हैं। तो 2 के बाद 5 है, 2 के बाद 1 है, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1। सर 4 का ऑपोजिट बताना है सर, तो कॉमन के 2 स्टेप के बाद है 4, इधर 2 स्टेप के बाद 6 है, तो यहां पर 6 हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपने कभी लूडो खेला है ना, लूडो जब खेला था तो यार 6 बहुत देर से नहीं आता था, तो हम चिटिंग करने के लिए क्या करते थे, हम दिमाग लगाते थे। हम जो बॉक्स होता था ना डब्बा, उसमें ऊपर 1 रखते थे और नीचे 6, है ना, ऊपर 1 को रखते थे और डब्बे को पलट देते थे ऐसे चुपके से, तो क्या आ जाता था, 6 आ जाता था। यही से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना, कि ऊपर हमने 1 को रखा और ऐसे पलट दिया तो मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया ना। तो आप मुझे ये बताओ, जब मुझे 6 मिला तो क्या मुझे 1, इसका ऑपोजिट वाला 1 दिखाई दिया, नहीं सर वो तो ढक गया ना सर, ऐसे ढक गया। और जब मैं 1 को देख रहा था तो क्या उस टाइम मुझे 6 दिखाई दे रहा था, नहीं सर वो तो नीचे था। इसका मतलब क्या है कि रियल डाइस में अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है, 6 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है ना, 1 और 6 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो आप मुझे समझाओ, अगर आपने 1 को देखा तो क्या आपको 6 दिखाई दे रहा है, नहीं। अगर आपने 6 को देखा तो क्या आपको 1 दिखाई दे रहा है, नहीं। इसका मतलब यह होता है कि डाइस में कोई भी 2 ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में एक लाइन ये याद रखनी है कि डाइस में 2 ऑपोजिट नंबर नेवर कैन बी सीन टुगेदर। 2 ऑपोजिट नंबर को कभी भी एक साथ आप नहीं देख सकते हो। तो आप बताओ, 2 और 3 ऑपोजिट है ना, एक साथ नहीं आएंगे। 5 1 ऑपोजिट है, एक साथ नहीं आएंगे। तो पूछा कि 2 3 5, देखो 2 और 3 ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, और ये नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। 1 4 6, देखो 1 1 4 6, 4 और 6 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। 4 और 6 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। 1 4 3, 1 4 3 तीनों अलग अलग हैं, देखो 1 4 3 तीनों अलग अलग हैं, तो ये तो दिखेंगे सर। 1 3 5, अब बताओ 1 और 5 2 ऑपोजिट नंबर हैं, ये कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो आपसे पूछा कौन सा विकल्प सही है या कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक करके आना। चलो जल्दी से बताओ, देखो कॉमन कितने हैं सर, तो एक नंबर कॉमन है और कॉमन के नाम पे क्या है सर, ई। तो अगर ई कॉमन है तो ई का ऑपोजिट बताओ क्या होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है, जो लेटर नहीं दिख रहा है, तो ए से एफ तक का क्या नहीं दिख रहा है, ए। अगर मैं डी का ऑपोजिट पूछूं तो कॉमन के कितने स्टेप के बाद है, एक, तो इधर एक स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मैं सी का ऑपोजिट पूछूं तो कितने स्टेप के बाद है, 2, इधर 2 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो ए बी डी, देखो ए बी और डी, क्या बी और डी 2 ऑपोजिट नंबर एक साथ आएंगे, कभी नहीं आएंगे सर, गलत है। ए सी ई, ए और ई 2 ऑपोजिट नंबर क्या कभी भी एक साथ आ सकते हैं, नहीं सर, गलत है। सी डी एफ, देखो बेटा सी डी एफ, क्या सी और एफ 2 ऑपोजिट नंबर एक साथ आएंगे, ये भी नहीं आ सकते सर, ये भी गलत है। ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, और जल्दी से अपने बुक के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। फटाफट इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर अब मुझे आपसे चाहिए बैक टू बैक। जल्दी से आप बताइए, मेरी हेल्प नहीं लीजिएगा, जल्दी से बताइए तो मुझे मजा आएगा। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी। मैंने क्या सिखाया आपको, बस ये देखना है कि इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है। तो कॉमन के नाम पे क्या है सिर्फ 5, अगर कॉमन 5 है तो इसका ऑपोजिट निकाल लेते हैं जी। तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, 1 से 6 तक का 6 नहीं दिख रहा है। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, एक स्टेप के बाद 2, उधर एक स्टेप के बाद कौन, 1। मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं तो 3 कितने स्टेप के बाद है सर, 2, तो उधर 2 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
है ना, 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो बस दो ऑपोजिट अगर एक साथ है तो नहीं बनेगा, नहीं है तो बनेगा जी। तो 4 5 6, 5 और 6 दो ऑपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकता। 1 2 दो ऑपोजिट नंबर नहीं आ सकता। 3 4 दो ऑपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकता। 1 अलग, 4 अलग, 6 अलग, कौन सा बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाओ, जल्दी बताओ। दोनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैंने अभी सिखाए हैं, फटाफट से बताओ कि इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है? सिर्फ एक नंबर कॉमन, कौन सा? सी। तो सी का ऑपोजिट क्या होगा? सी का ऑपोजिट होगा जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, इट मींस कौन सा? ई। तो सी का ऑपोजिट ई हो गया। ए की ऑपोजिट की बात करता हूं तो ए एक स्टेप के बाद, इधर एक स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी की, तो बताओ बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेप के बाद है, इधर दो स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, एफ। अब बताओ बेटा, सी डी ई, सी और ई दो ऑपोजिट नंबर एक साथ नहीं होना चाहिए। ए डी ई, ए और डी दो ऑपोजिट नंबर एक साथ नहीं होना चाहिए। डी ई एफ, डी अलग, ई अलग, एफ अलग, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बी सी ई, देखो सी और ई दो ऑपोजिट नंबर, सॉरी बी सी एफ, तो बी और एफ दो ऑपोजिट नंबर एक साथ कभी नहीं आएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई? 100% क्लियर हो आप सब? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, सेशन को लाइक कर दो अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो, है ना, और शेयर भी कर दो यार। ये तो तुमने ही कहा था, वरना मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा था, क्योंकि मैं तो बुक की वीडियो सॉल्यूशन बना रहा था। लेकिन ठीक है, ये भी सॉल्यूशन ही है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन के साथ साथ तुम्हें चैप्टर की भी ज्ञान देते जा रहा हूं साथ ही साथ, है ना। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दो बेटा, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, तो फिर और आगे बढ़ता हूं मैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताओ। डॉलर के ऑपोजिट में क्या आएगा? डॉलर के ऑपोजिट में क्या आएगा? तो बस कॉमन देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, तो सर कॉमन के नाम पे क्या है? हैशटैग। कॉमन के नाम पे क्या है सर? हैशटैग। याद रखना, अगर दो कॉमन की प्लेस सेम हो जाए ना, मतलब अगर दोनों कॉमन, दोनों डाइस में एक ही प्लेस पे हो, एक ही प्लेस का मतलब या तो टॉप पे दोनों होता, या फ्रंट पे होता, या राइट पे, तो ये दोनों राइट पे है ना। तो पहला रूल तो कॉमन का ऑपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा है ये लगाना। दूसरा, जो सामने है वो ऑपोजिट हो जाएंगे बेटा, लिखना ही नहीं है यार, बस कॉन्सेप्ट सीख लो आज की क्लास में तुम, है ना। मतलब अगर कॉमन की प्लेस सेम हो गई तो सामने वाले ही एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो तुमसे डॉलर का पूछा गया, तो डॉलर के सामने क्या है? @ तो डॉलर का ऑपोजिट हो जाएगा @ ऑप्शन नंबर बी। खत्म। क्यों लिखना है, क्यों लिखना है? चलो जल्दी से बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन आ गए, अब इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, है ना। और मैं इसको वापस से आता हूं अपने कॉन्सेप्ट वाले स्लाइड पे कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में डील करके आएंगे। थोड़ा सा टाइम दो और फिर इसको सीखने की कोशिश करना, टाइम देने के साथ साथ, है ना। 3 बातें मैं आपको यहां पर सिखाने की कोशिश करता हूं, 3 बातें। चलो जी, ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं क्वेश्चन। आपके पास 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस दे रखे हैं। आप मुझे बताओ कि लास्ट वाले डाइस में क्वेश्चन मार्क है ना, भूल जाओ, उससे अभी कोई मतलब नहीं है हमें। आप मुझे बताओ इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है? तो इन दोनों डाइस के अंदर सर एक नंबर कॉमन है, और वो कॉमन कौन सा है सर? तो 3। तो अगर 2 डाइस में एक नंबर कॉमन है तो क्या आप उसका ऑपोजिट निकाल सकते हो? बिल्कुल, तो निकालो। चलो, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है, तो 1 से 6 तक का क्या नहीं दिख रहा है? 6। अगर मैं 5 का ऑपोजिट पूछूं तो 5 एक स्टेप के बाद है, इधर एक स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं 2 के ऑपोजिट की बात पूछूं तो 2 कितने स्टेप के बाद है? 2। तो इधर 2 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ये ऑपोजिट निकल गया ना। अब आपको मैंने एक लाइन याद कराई थी कि डाइस में 2 ऑपोजिट नंबर नेवर कैन बी सीन टुगेदर, कि 2 ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो एक बात बताओ, यहां पर 4 है, तो क्या मैं 4 का ऑपोजिट यहां कभी भी लिख सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि 2 ऑपोजिट तो एक साथ दिखता ही नहीं है ना। तो सर 4 का ऑपोजिट क्या है? 2। तो मैं 2 को यहां कभी भी नहीं लिख सकता। साथ ही साथ अगर 6 है तो 6 का ऑपोजिट क्या है? 3। तो 6 का ऑपोजिट 3 मैं नहीं लिख सकता। तो ऑप्शन से 2 और 3 तो एलिमिनेट कर लेते हैं जी, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बताओ क्या बचा ऑप्शन में? सर 6 बचा और 1 बचा। यहां पर अगर 6 पहले से दिया गया है तो क्या एक बार और 6 आ सकता है क्या? नहीं सर, एक नंबर 2 बार कैसे लिख पाओगे आप? तो गलत हो गया।
बचा 1, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4, खत्म। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट ये वाला। और जल्दी से इसका आंसर तुम बताओगे। पहले क्या निकालो, ऑपोजिट निकालो। पहले क्या निकालो, ऑपोजिट निकालो। उसके बाद देखो कि दो ऑपोजिट नंबर के हिसाब से कौन सा नंबर यहां नहीं। चलो देखो बेटा फटाफट। किसी अगर मैं यहां पे कॉमन की बात करता हूं, कॉमन की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमन क्या है यहां पे 4। तो पहले तो मुझे बताओ 4 का ऑपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। और कौन सा नहीं दिख रहा है सिर्फ, तो 4 का ऑपोजिट 2 हो गया। अगर मैं 1 की बात करता हूं 1 की, तो कॉमन के एक स्टेप के बाद है, इधर एक स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, तो सर 3 लिख लो। 5 की बात करता हूं तो 5 कितने स्टेप के बाद है, 5 2 स्टेप के बाद, इधर 2 स्टेप के बाद क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा। पहला तो रूल यही लगाओ कि दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो अगर 2 यहां है तो 2 का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता, 4। 2 का ऑपोजिट 4 नहीं हो सकता, कैंसिल। 6 है तो 6 का ऑपोजिट 5 नहीं हो सकता, कैंसिल। क्या बचा, 2 और 3। तो अगर यहां पर 2 है और फिर से 2 यहां आ सकता है क्या, नहीं सर पॉसिबल नहीं है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 था। टाइप नंबर 2 पे आओ, क्वेश्चन मार्क वाले कॉन्सेप्ट में बेटा। टाइप नंबर 2 में आओ, बताओ कॉमन के नाम पे यहां क्या है, कॉमन के नाम पे यहां क्या है सर, तो कॉमन के नाम पे 3 है। तो 3 का ऑपोजिट समझाओ, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। अब बताओ अगर यहां पर 2 है तो क्या मैं 2 का ऑपोजिट 5 कभी भी लिख सकता हूं, नहीं सर, 2 का ऑपोजिट 5 तो कभी नहीं आना चाहिए। अगर वहां 3 है तो क्या 3 का ऑपोजिट में 6 लिख सकता हूं, नहीं सर, 3 का ऑपोजिट 6 कभी नहीं लिख सकता हूं। अब ऑप्शन में क्या बचा, 1 और 4। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऑप्शन में क्या बचा, 1 और 4। यार अब दिक्कत यह है ना कि 1 और 4 दोनों नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब तक को तो क्या था कि तीसरा नंबर उस डाइस में था, इसलिए मैं उसको कट कर दे रहा था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये 1 और 4 दोनों नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अब आंसर दोनों तो हो नहीं सकता, आंसर तो एक ही देना है ना। तो ये टाइप नंबर 2, जब एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आने लगे तो मैं क्या करूंगा एग्जाम में, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब भी एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आने लगे तो मुझे यह देखना होगा कि जो क्वेश्चन मार्क वाला डाइस है, जो क्वेश्चन मार्क वाला डाइस है, उस डाइस के दोनों नंबर क्या किसी और डाइस में है क्या। देखना होगा कि क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के दोनों नंबर क्या किसी दूसरे डाइस में है क्या। तो आप कहोगे हाँ सर फर्स्ट वाले डाइस में है, तो मैं फर्स्ट और थर्ड वाले डाइस का यूज करूंगा। और कैसे करूंगा, तो ध्यान से सुनना। से 2 3 यहां भी है, 2 3 यहां भी है। अब मैं मूवमेंट करूंगा, मुझे बताओ 2 से 3 के पास अगर आ रहे हो, 2 से 3 के पास अगर आ रहे हो तो डायरेक्शन कौन सी हो रही है सर, तो 2 से 3 के पास की डायरेक्शन हो रही है क्लॉकवाइज। बट यहां पर 2 से 3 के पास आ रहे हो तो डायरेक्शन कौन सी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जब 2 आंसर पॉसिबल होने लगे तो हमें यह देखना है कि इन दोनों नंबर जो हैं ये किसी दूसरे में है क्या। अगर है तो रोटेशन करना है। 2 से 3 के पास आए मूवमेंट क्लॉकवाइज, 2 से 3 के पास आए मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ तुम, एक डाइस की रोटेशन कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज, दूसरे की कैसी दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये दोनों डाइस एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं या नहीं, बिल्कुल सर। एक की मूवमेंट क्लॉकवाइज, दूसरे की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस केस में जो नंबर ये थर्ड वाला होगा ना, उसका ठीक ऑपोजिट आंसर हो जाएगा। इस केस में जो नंबर यहां बचा होगा उसका ऑपोजिट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बताओ 1 का ऑपोजिट क्या है, तो 1 का ऑपोजिट 4, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्लियर है। अगर ये भी क्लॉकवाइज होता, ये भी क्लॉकवाइज होता, मतलब दोनों डाइस सेम डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज होता, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता, तो भी सेम डायरेक्शन में। इस केस में जो यहां नंबर है वो वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो नंबर यहां है वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से सुनते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट, या आप करके देखो, चलो जल्दी से बताओ। कॉमन के नाम पे क्या है सर, तो कॉमन के नाम पे यहां क्या है, बी है, बी। तो बताओ जी बी का ऑपोजिट क्या होगा, तो ए से एफ तक का एफ नहीं दिख रहा है तो बी का ऑपोजिट एफ हो गया। अगर मैं सी के ऑपोजिट की बात करता हूं, एक स्टेप के बाद सी,
एक स्टेप के बाद डी, तो सी का ऑपोजिट डी हो गया। अगर मैं ए की बात करता हूं तो 2 स्टेप के बाद ए, 2 स्टेप के बाद ई, तो ए का ऑपोजिट ई हो गया। अब हमने क्या सीखा, पहले तो सर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि अगर यहां ए है तो ए का ऑपोजिट नहीं आ सकता और ए का ऑपोजिट ई कभी पॉसिबल नहीं है। अगर वहां बी है तो बी का ऑपोजिट एफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या बच गया, डी और सी। क्या बच गया, डी और सी। और मैं देख पा रहा हूं कि डी और सी दोनों नंबर एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो मैंने क्या समझाया आपको अभी अभी कि जब दोनों नंबर आने की पॉसिबिलिटी रखते हो तो ये देखना है कि ये दोनों नंबर किस डाइस में है। ए और बी पहले वाले में है, कंपेयर करेंगे। बताइए ए से बी जब जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन, ए से बी का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। यहां ए से बी का डायरेक्शन कौन सा है सर, ये भी ए से बी का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। दोनों क्या है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बोले तो सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन। इस केस में मैंने क्या कहा, जो नंबर बचा होगा वही आंसर, और बचा क्या है यहां सी, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट अगर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता, उस केस में जो नंबर यहां है उसका ठीक ऑपोजिट आंसर हो जाएगा। समझ आया बेटा? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अब तुम लगाओ दिमाग, क्योंकि मैंने ये तीसरे कॉन्सेप्ट बताए, फिर मैं बुक के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट कर दो कि समझ आ रहा है क्या। चलो बेटा जल्दी से बताओ। अच्छा एक बच्चा बार बार सर के लिए बोल रहा है, पीयूष सर के लिए बोल रहा है। बेटा मेरा कंपेयर पीयूष सर से हो सकता है क्या? हाँ ये बताओ, मतलब आज जो काम मैं कर रहा हूं ना, इस काम को उन्होंने बनाया है। समझ रहे हो मेरी बात? जो मैं आज पढ़ाने लग रहा हूं, आज जो थोड़ा बहुत तुम्हें सिखाने लग रहा हूं ना, इन चीजों को उन्होंने बनाया है और उस चीजों से हम लोग ये चीज तुम्हें सिखा रहे हैं। तो भाई वो टीचर थोड़ी ना है, वो डेवलपर हैं, है ना, रीजनिंग के इन चैप्टर्स के, तो उन्होंने डेवलप किया है, डेवलपर है बेटा, है ना। तो हमारा कंपेयर हो ही नहीं सकता उनसे। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ यहां पे कॉमन के नाम पे क्या है, तो कॉमन के नाम पे क्या है, तो सर कॉमन के नाम पे 3 है, 3। तो बताओ बेटा 3 का ऑपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अगर मैं 1 की बात करूं, 1 की, तो कॉमन के कितने स्टेप बाद है, 1, इधर एक स्टेप के बाद 4 हो जाएगा। 2 के ऑपोजिट की बात करूं तो कॉमन के कितने स्टेप के बाद है, 2, तो इधर 2 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, 6। बताओ यहां अगर 3 है तो 3 का ऑपोजिट 5 नहीं आ सकता, अगर 1 है तो 1 का ऑपोजिट 4 नहीं आ सकता। सर 2 और 6 बच गया, वही पुरानी कहानी, 2 और 6 दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो 1 3 1 3 मूवमेंट करते हैं। 1 से 3 का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। 1 से 3 का रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 3 का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। 1 से 3 का रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों डाइस एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट। इस केस में जो बच गया 2, इसका ऑपोजिट आंसर होगा, बोले तो 6। समझ आया? चलो फटाफट से बताओ अब इन क्वेश्चंस का आंसर। अब तो सेकंड्स लगने चाहिए, अब तो सेकंड्स लगने चाहिए। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कैसे करोगे। सिखाओ सिखाओ, जल्दी सिखाओ मेरे को इसका आंसर। सर बताओ कॉमन के नाम पे क्या है, सर कॉमन यहां 6 हो गया। अब तुम ना थोड़ा समझदारी दिखाना, समझदारी। देखो यहां पर 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑपोजिट जो नहीं दिख रहा है बोले तो क्या 3। 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5। 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4। सर वहां पर 4 है ना, तो 4 का ऑपोजिट 2 नहीं हो सकता सर, कैंसिल हो गया। सर अगर यहां 3 है तो 3 का ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता सर, कैंसिल हो गया। बचा क्या 3 4 3 5 3 5। अगर यहां 3 है तो फिर से 3 नहीं आ सकता, कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो फटाफट। किस क्वेश्चन का आंसर तुम क्या दोगे, कैसे दोगे भाई, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ बेटा। देखो सर कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 4 कॉमन है, 4। तो बताओ जी 4 का ऑपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है बोले तो 1। 5 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 2। यहां पर अगर 2 है तो 2 का ऑपोजिट क्या आना चाहिए, 6, जो वहां पॉसिबल नहीं है।
1 है तो 1 का ऑपोजिट 4, कभी पॉसिबल नहीं है। क्या बचा? 1 3, 1 3 में ऑलरेडी 1 गिवन है तो कभी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, जल्दी से बताओ। कॉमन क्या है? कॉमन के नाम पे क्या है सर? 2 2 कॉमन है, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाता है? 2 का ऑपोजिट 5 हो जाता है। 3 का ऑपोजिट एक स्टेप बाद क्या हो जाएगा? 4। देख रहे हो कितने स्मार्ट तरीके से हम लोग बिना मूवमेंट के कर पा रहे हैं, अब नजरों से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बताओ, अगर वहां 2 है तो 2 का ऑपोजिट 5 पॉसिबल नहीं है। 4 का ऑपोजिट 3 पॉसिबल नहीं है। अब देखो 1 और 6 दोनों नंबर है, 1 और 6 ये जो दोनों नंबर है, 1 और 6 ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। अब देखो मैंने अभी समझाया कि ऐसे केस में हमें क्या करना है, 2 और 4 ये जो क्वेश्चन मार्क वाले नंबर हैं, ये देखना है किसी दूसरे डाइस में है क्या? तो हाँ जी सर यहां है, तो मूवमेंट कर लो। बताओ 2 से 4 का मूवमेंट कैसा होगा? तो 2 से 4 का मूवमेंट यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर 2 से 4 का मूवमेंट कैसा है? यहां पर 2 से 4 का मूवमेंट है क्लॉकवाइज। क्या ये दोनों डाइस एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए? बिल्कुल। तो इस केस में इस नंबर का ऑपोजिट आंसर होगा, और 6 का ऑपोजिट क्या है? 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट। अभी अभी मैंने जैसे बताया वैसे इसको सॉल्व करना है ना, कि यहां पर देखो, यहां ये देखो, ये और आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि यहां पर 2 नंबर कॉमन हो गया, 2 नंबर कॉमन हो गया, एडी एडी कॉमन हो गया ना। तो एडी एडी जब कॉमन हो गया तो परफेक्टली ऑपोजिट की अगर बात की जाएगी तो जो बच गया, बी का ऑपोजिट क्या हो जाता है? ई। तो बी का ऑपोजिट यहां पे ई हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि 2 ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो वहां पर अगर बी है तो मैं बी का ऑपोजिट क्या नहीं लिख सकता? ई नहीं लिख सकता। अब अगर कॉमन का ऑपोजिट पूछा जाए, ए और डी का ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट परफेक्ट नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में कॉमन का ऑपोजिट होता है जितने नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे, है ना, जितने नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन सा नहीं दिख रहा है मुझे? सी और एफ नहीं दिख रहा है। तो अब एक बात बताओ, यहां पर अगर डी ऑलरेडी पुट किया गया है तो भाई डी पुट किया गया है, तो अब वहां पर मैं सी और एफ में से कुछ भी रख सकता हूं, है ना। सी और, अच्छा यहां पे 2 ऑप्शन एक ही साथ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट नंबर में से वहां पर कोई भी एक नंबर आ सकता है। चलो आगे बताओ जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो जी। कॉमन क्या है यहां पे? कॉमन देखो तो सर कॉमन के नाम पे क्या है? तो 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑपोजिट 6 हो गया। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 2 एक स्टेप के बाद है, उधर एक स्टेप के बाद 5 हो जाएगा। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 4 2 स्टेप के बाद है, इधर 2 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताओ अगर यहां 1 है तो 1 का ऑपोजिट 4 नहीं हो सकता, कैंसिल। अगर 6 है तो 6 का ऑपोजिट 3 नहीं हो सकता, कैंसिल। क्या बचा? 2 और 5। 2 और 5 ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। 2 और 5 दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। एक रूल तो ये पढ़ा था कि जब 2 आंसर आने लगे तो ये 1 और 6 दोनों नंबर कहीं और मिलने चाहिए। अब ये दोनों जब कहीं और नहीं मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखो 1 और 6 मतलब 2 और 5, यहां सिर्फ 5 है, यहां सिर्फ 2 है, तो ऐसे केस में मुझे ऑप्शन यहां रखने पड़ेंगे। पहले 2 को रख के देखेंगे, पहले यहां क्या रख के देखेंगे? 2 को। पहले यहां पे 2 को रख के देखेंगे और अब कंपेयर करेंगे। मान लो फर्स्ट और सेकंड में एक नंबर कॉमन है और वो कॉमन क्या है? 1। ऑपोजिट निकालो तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? इनकी हेल्प से जो नहीं दिख रहा है बोले तो क्या? 4। 3 का ऑपोजिट क्या होगा? एक स्टेप के बाद है तो 2। 5 का ऑपोजिट क्या होगा सर? 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 6, है ना। ये क्या रखने से आया? 2 के रखने से आया। ये क्या रखने से आया? 2 के रखने से आया, 2 के। अब 2 का ऑपोजिट 5 था, तो अब एक बार मुझे यहां पर 5 रखना पड़ेगा। यहां देखेंगे 1 5 2 कॉमन है। इन दोनों डाइस में चेक करो, इन दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन है क्या? इन दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। तो इस हेल्प से 1 5 1 5 कॉमन, तो परफेक्टली ऑपोजिट एक ही आएगा। 3 का क्या आएगा? 6 आएगा। 3 का क्या आएगा? 6 आएगा। अब आप बताओ यहां पे 3 का ऑपोजिट 2 आया, पहले 3 का ऑपोजिट 6 था, तो ये दोनों ऑपोजिट मैच करने चाहिए ना, तो 2 को रखने से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ, कॉमन बताओ फटाफट। यहां कॉमन क्या है सर? तो यहां पे कॉमन देखेंगे तो 2 है, तो 2 का ऑपोजिट समझाओ। जो नंबर नहीं दिख रहा है बोले तो 2 का ऑपोजिट 4 हो गया। 6 कितने स्टेप के बाद है? एक स्टेप के बाद।
उधर एक स्टेप के बाद क्या है 5, तो 6 का ऑपोजिट 5 हो गया। 1 की बात करता हूं तो 1 का ऑपोजिट क्या हो गया 3, वहां 3 है तो 3 का ऑपोजिट 1 नहीं हो सकता, 4 है तो 4 का ऑपोजिट 2 नहीं हो सकता, बचा क्या 5 और 6। अगेन 5 और 6 दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं ऑपोजिट, और जब दो नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट पॉसिबल हैं तो 3 4 क्या कहीं और है, देखो नहीं सर दोनों नंबर कहीं और नहीं है, तो एक बार मैं यहां 6 को रखूंगा, एक बार मैं यहां 6 को रखूंगा, 6 को रखूंगा तो यहां पे एक नंबर कॉमन हो गया 6 से, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं 6 से, 6 को रखने पर एक नंबर कॉमन क्या 3, 3 का ऑपोजिट जो नहीं दिख रहा है बोले तो 1, एक स्टेप के बाद 2 है तो इधर एक स्टेप के बाद 6 है तो 2 का ऑपोजिट 6, 5 का ऑपोजिट 4, ठीक। अब बताओ मैच करा लो, यही 3 का ऑपोजिट 1, ओके, 5 का 6 नहीं आ रहा है भाई। अब बताओ 6 की जगह पे क्या रख के चेक किया जाए, तो 6 की जगह पे 5 रख के चेक किया जाए। 6 की जगह पे जब 5 रख के चेक किया जाएगा तो देखो 5 3 कॉमन, क्या बच गया 2, और 2 का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो गया 4, देखो मैच कर रहा है क्या 2 का ऑपोजिट 4। इस केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 5। मतलब मुझे परफेक्ट ऑपोजिट लाना है, कुछ भी करके मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, मतलब इससे मैच कराना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाती है तो यहां देखिए ए सी कॉमन हो गया, परफेक्टली ऑपोजिट बी का ऑपोजिट क्या हो गया डी। अब आपको पता है दो ऑपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छुप सकते हैं, मतलब जो ये बी और डी है ना, ये नंबर ना तो कभी एक साथ आएगा और ना ही कभी एक साथ छिपेगा। तो देखो वहां बी और डी एक साथ नहीं आ सकता, बी और डी दोनों एक साथ छुप नहीं सकता, बी और डी दोनों एक साथ नहीं छुप सकता, बी और डी का एक नंबर दिख रहा है कौन सा बी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से बताओ, यहां कॉमन क्या है, देखो दो नंबर कॉमन है सर 3 2 3 2, दो नंबर कॉमन है 3 2 3 2, तो परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो गया 1 का परफेक्टली ऑपोजिट 2 हो गया। तो ये 1 और 2 वहां ना तो एक साथ दिखेगा और ना ही कभी एक साथ छुपेगा। तो देखो सर 1 और 2 एक साथ दिख गया, गलत, 1 और 2 में से एक नंबर दिख रहा है, ओके है जी, ओके है। 1 और 2 दोनों नंबर छुप गया, गलत है सर। यहां देखो 1 और 2 में से 2 दिख रहा है और साथ में 3 भी दिख रहा है, अच्छा ठीक है। यहां देखो 1 और 4, ये तो इस केस में दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, इस केस में दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों आंसर। अरे नहीं यार ये गलत हो गया बेटा, 2 3 2 3 कॉमन था ना यार, 2 3 2 3 कॉमन था, ये देखा ही नहीं आपने, 2 3 2 3 कॉमन था, 2 3 2 3 कॉमन था, तो 1 का परफेक्टली ऑपोजिट 4 होगा ना, 1 का परफेक्टली ऑपोजिट 4 होगा, तो 1 और 4 ना तो वहां आ सकता है और ना ही कभी छुप सकता है। तो 1 और 4 आ गया, गलत हो गया, 1 और 4 छुप गया, गलत हो गया, 1 और 4 छुप गया, गलत हो गया, 1 और 4 का क्या दिख रहा है 1, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हर जगह पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, तो मेरे को दिखा नहीं, ऑपोजिट निकालने में गलत हो गया। नेक्स्ट जल्दी से बताइए, यहां पर भी देखिए कॉमन के नाम पे क्या है ए सी, परफेक्टली ऑपोजिट की बात करूं तो डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एफ। अब देखो डी का ऑपोजिट अगर एफ है तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और यहां पे एक नंबर डी दे रखा है, तो डी दे रखा है तो वहां पे ना तो एफ आएगा और ना तो डी आएगा। तो देखो सर एफ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डी अगर वहां है तो उसका ऑपोजिट एफ नहीं हो सकता, ऑपोजिट एफ नहीं हो सकता, ऑपोजिट एफ नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलो अब ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया भी था, जल्दी से करो कि इन दोनों डाइस की हेल्प से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो यहां भी दो नंबर कॉमन है, क्या 1 2 1 2, परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो गया 3, और 3 का ऑपोजिट क्या मिल गया मुझे 6। अब आपको पता है ये दोनों नंबर ना तो एक साथ दिखने चाहिए और ना तो कभी एक साथ छिपने चाहिए, है ना, ये दोनों नंबर ना तो एक साथ दिखने चाहिए और ना ही कभी एक साथ छिपने चाहिए। तो देखिए 3 और 6 दोनों छुप गया, गलत हो गया, 3 और 6 दोनों छुप गया, गलत हो गया, 3 और 6 दोनों दिख गया, गलत हो गया, 3 और 6 में से क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ मेरी बात आपको समझ में आ रही है, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर।
कॉमन देखो, कॉमन देखो, कॉमन जल्दी से क्या है सर? तो कॉमन के नाम पे देखते हैं एसी। कॉमन क्या है? एसी, एसी कॉमन है। परफेक्टली ऑपोजिट क्या बचा? बी का डी। अब ये बी और डी ना तो एक साथ दिखने चाहिए ना तो छुपने चाहिए। देखो बी और डी एक साथ छुप रहे हैं, गलत है। बी और डी एक साथ छुप रहे हैं, गलत है। बी और डी में से बी दिख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। बी और डी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी, वो भी अच्छे तरीके से, है ना? तो चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करी। उम्मीद होगी कि आप लोगों ने मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा और प्यार से आपने बिल्कुल एक एक चीज को अपने मन में बैठा लिया होगा, दिल में बैठा लिया होगा कि अब ये कभी चैप्टर के क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में किए। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पर मैं इसी तरीके से पहले कुछ थ्योरी मींस पहले चैप्टर की बेसिक सी बातें को बताऊंगा, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आज की क्लास के नीचे कमेंट्स भरपूर होने चाहिए, है ना? वो भी ऑफलाइन कि हाँ सर ये सेशन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाया, वो भी विदाउट पेन। तो इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट्स का। करके जाओगे ना, है ना? अरे थोड़ी देर बाद आ जाना यार, क्लास थोड़ी देर तक लाइव दिखती है तो कमेंट का ऑप्शन नहीं दिखता है। तो ऐसे तो तुम एक एक गाने अगर अच्छे आ जाएं तो 10-10 बार सुनते हो उस यूट्यूब की लिंक पे जाकर के। तो यार ये प्यारी सी क्लास है, इसको प्यारा बनाना तो तुम्हारे हाथ में है ना यार। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि कमेंट करोगे, बताओगे प्रॉपर रिस्पॉन्स के साथ कि हाँ सर ये क्लास ऐसी लगी वैसी लगी। तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बढ़िया से रहो, पढ़ते रहो, है ना? खूब मेहनत करते रहो और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर के एक बार मिलने आ जाओ। ठीक है? तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो, गुड इवनिंग।